तो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके चैनल ब्रेन फूड में। इस वीडियो में हम जो बीए प्रोग्राम के जो स्टूडेंट है सेकंड सेमेस्टर के, जिनके पास एनवायरमेंटल साइंस जिसे हम ईवीएस सब्जेक्ट भी कहते हैं, उसके यूनिट फर्स्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अब इस यूनिट में आप देखेंगे कि आखिर में पर्यावरण क्या है। इस वीडियो का मैं एक बार ओवरव्यू बता देती हूँ कि इसमें मैंने कौन कौन से टॉपिक आपके क्लियर कर रखे हैं, जिससे कि आपको एक तरीके से पता चल जाए कि हाँ, हम इस सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ने वाले। इस यूनिट जो आपकी फर्स्ट है उसमें हम जानेंगे कि पर्यावरण आखिर है क्या। फिर हम देखेंगे कि पर्यावरण की जो परिभाषाएं वैज्ञानिकों ने दे रखी है उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फिर हम देखेंगे पर्यावरण के घटक, इन सब के बारे में जानेंगे। फिर पर्यावरण के 4 घटक हैं, तो ये सब हम पूरा ओवरव्यू देखेंगे कि जो वायुमंडल, स्थलमंडल, जलमंडल और जैवमंडल, इन सभी के बारे में हम जानेंगे, कि जिससे कि आपको ना एक तरीके से आपका ये जो पूरा चैप्टर है इसी पे पूरा बेस्ड है, अगर आपने जान लिया कि पर्यावरण आखिर है क्या। अब हम देखते हैं कि पर्यावरण आखिर है क्या, क्योंकि इस पूरा जो यूनिट है आपकी वो पर्यावरण पे बेस्ड है और ये जो सब्जेक्ट है वो भी आपका पर्यावरण पे है। तो आखिर में पहले हम ये जानेंगे ना कि पर्यावरण आखिर है क्या। तो पर्यावरण होता है ना कि पर्यावरण का अर्थ है ना दो, मतलब आपको पता चल रहा है कि जो पर्यावरण है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है, पर्या प्लस आवरण। इट मीन्स परि का मतलब क्या होता है, जो हमारे चारों तरफ का क्या होता है, एक तरीके चारों तरफ, और आवरण का मतलब ढका हुआ। जो हम आसपास अपने चारों तरफ देखते हैं ना, जैसे मान लो कि आप जल देख रहे हैं, थल देख रहे हैं, वायु देख रहे हैं, मैदान, स्कूल, ये सब मोहल्ला, गाँव, ये सब क्या है, ये आपके पर्यावरण के अंदर ही आता है। तो इसे हमने क्या कहा, एक तरीके से पर्यावरण ही कहा है। अब मैंने आपको बता भी रखा कि पर्यावरण किन 2 शब्दों से मिलकर बना है, परि प्लस आवरण, जिसका मतलब होता है चारों और चारों तरफ ढका हुआ एक आवरण। तो इसे हमने क्या कहा है, पर्यावरण कहा है। अब हम देखते हैं कि पर्यावरण की परिभाषाएं जो वैज्ञानिकों ने दे रखी है उनके अनुसार पर्यावरण आखिर है क्या, हम ये जानेंगे। क्योंकि ये ना आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ना बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पॉइंट होता है। अगर आप अपने पेपर में ना पर्यावरण की परिभाषाएं जो वैज्ञानिकों ने दे रखी है अगर आप 2-3 भी लिख देते हैं ना, तो इससे क्या होता है ना कि एक टीचर के सामने ना एक अच्छा इंप्रेशन होता है और एक अच्छे से आपका एक पेपर का प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी हो जाती है उसके कारण से। तो आपको ये ज़रूर लिखना चाहिए, जिससे कि आपका है ना पेपर में अच्छे मार्क्स आप गेन कर सकें। तो अब हम देखते हैं पर्यावरण की परिभाषाएं। इसके जो J.S. रॉस के अनुसार है ना, ये पर्यावरण या वातावरण वह बाह्य शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। अब देखते हैं कि हम पर्यावरण के अंदर ही रहते हैं, चाहे वो हमारा कोई भी चीज़ हो गई, वो सब किसके अंतर्गत आती है, पर्यावरण के अंतर्गत ही आती है। तो वही कहा है कि ये बाह्य शक्ति ऐसी बाह्य शक्ति है ना जो हमें बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। नेक्स्ट है हर्ष कोकवटस के अनुसार। इनके अनुसार पर्यावरण क्या है कि पर्यावरण इन सभी बाहरी दशाओं और प्रभावों का योग है जो तो प्राणी के जीवन और विकास पर क्या करता है, प्रभाव डालता है। इसने भी सेम बात कही है। तो मतलब इनके अकॉर्डिंग है ना पर्यावरण की डेफिनेशंस अलग अलग होती है, और मैंने 2 ही मोस्ट इंपॉर्टेंट के अनुसार लिया गया है कि क्या इन्होंने पर्यावरण के आखिर में डेफिनेशन दी है, जिससे कि आप अपने पेपर में इसको लिख सकें। अब हम देखते हैं कि पर्यावरण के घटक, पर्यावरण के आखिर घटक क्या होते हैं, इनके बारे में हम जानते हैं। अब आप देखते हैं कि पर्यावरण की मूलभूत संरचना के आधार पर है ना हमने ना पर्यावरण को निम्नलिखित प्रकार से विभाजित किया है। जो पर्यावरण की एक तरीके से हमारी जो मतलब संरचना है, आप देखते हैं कि हमारे आसपास मैदान, जल, ये सब वायु, ये सब क्या पाए जाते हैं। तो इसके आधार पर हमने क्या कर दिया, पर्यावरण को डिवाइडेबल कर दिया है। अब हमने किस भागों में डिवाइड किया इसे, अब हम देखते हैं कि हमने ना आप पृथ्वी को क्या कहते हैं, भूमंडल भी कहते हैं, और इसके 4 मंडल है। कौन कौन से मंडल है कि स्थल मंडल, वायुमंडल, जलमंडल, जैवमंडल। अब इन चारों को हम अच्छे से डिस्कस करेंगे कि स्थल मंडल क्या होता है, वायुमंडल क्या होता है, जलमंडल क्या होता है और जैवमंडल क्या होता है। अब स्थल मंडल, अब स्थल मंडल को आपके इसके नाम से पता चला होगा, स्थल मतलब जहाँ पे पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को हमने क्या कहा है, स्थल मंडल का है। तथा स्थल मंडल में भूमि भाग और समुद्र तल दोनों ही आते हैं। आपने देख रखा है कि जो स्थल हम जिस पे रहते हैं, आप देखते हैं वहाँ पे भूमि का भाग भी आता है और साथ ही साथ आपके इसका भाग आता है, एक समुद्री तल का भी भाग आता है। तो ये इन दोनों के अंदर ही क्या है, समाहित है। और पृथ्वी के इसी परत पर महाद्वीप व महासागर स्थित होते हैं। जैसे जैसे पृथ्वी की गहराई में उतरते हैं तापमान व दबाव दोनों बढ़ता जाता है। आप देखते हैं कि अगर हम धरती के नीचे अगर मतलब गहराई में जाते रहते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, टेम्परेचर क्या होता है, बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ होता है जहाँ तक आप रहते हैं उसके अकॉर्डिंगली। तो वही बात कही गई है कि जो तापमान होता है ना, जितनी गहराई में हम पृथ्वी के जाएंगे ना तो तापमान भी उसका क्या होता है, बहुत ज़्यादा बढ़ता रहता है। और इसी के आधार पर है ना हमने ना अर्थ के ना आंतरिक 3 लेयर की बात कही है। आपने पढ़ भी रखा होगा, अगर आप 6th-7th में आपने ज्योग्राफी जो सब्जेक्ट थी उसमें पढ़ा होगा कि मतलब पृथ्वी को आंतरिक 3 भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं, जिसे हम क्रस्ट कहते हैं, और फिर मेंटल, कौन सा मेंटल, ऐसी कोड, ये 3 परत होती है पृथ्वी के अंतर्गत। अब इनमें ना इन तीनों परतों को किस आधार पर मतलब डिवाइडेबल किया गया है, जैसे हमारी ये अर्थ हो गई, ये स्टेप से हमारी अर्थ हो गई। जो इसकी बाहरी लेयर होती है वो आती है हमारी क्रस्ट,
फिर जो उसकी मध्य लेयर होती है उसको हम बोलते हैं मेंटल, और जो उसकी आंतरिक लेयर होती है ना, जो सबसे अंदर का भाग होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कोर बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं हम, कोर या क्रोड, कुछ भी कह लीजिए आप, दोनों बात करिए। मैंने आपको इसलिए ऐसे करके दे दिया कि अगर कोई भी वर्ड आता है तो आप कंफ्यूज मत होना। क्रस्ट हो गया या भ्रूपटपटी एक ही बात है, मेंडल या भ्रूप्रवाल ये भी एक बात है, और क्रोड और कोरी अगर इनमें से कुछ भी आ जाता है तो ये सब एक ही जैसी हैं, बस ये 3 नेम है जो क्रस्ट, मेंटल और कोड, ये अलग अलग है। ओके, अब हम देखते हैं जो क्रस्ट भूपटल आखिर इसकी विशेषताएं क्या है और ये किस टाइप से बनी होती है। तो देखिए, जो ये ठोस परत पृथ्वी का सबसे बाहरी भाग होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया भी कि हमारी जो पृथ्वी के सबसे क्या होता है, ये बाहरी लेयर होती है हमारी। और क्रस्ट का निर्माण है ना हमारी सिलिका और एल्युमिनियम से हुआ है। किससे हुआ है, सिलिका और एल्युमिनियम से, इसलिए इस परत को हम क्या कहते हैं, सियाल भी कहते हैं। अब मैंने आपको ना इसको एक डायग्राम के थ्रू बता रखा है। देखिए, जो हमारी जो सबसे बाहरी परत होती है जिसे हम सियाल कहते हैं, क्यों, क्योंकि ये सी प्लस एल्युमिनियम इससे बना होता है, इस कारण से हमने इसको क्या नाम दे दिया, सियाल नाम दे दिया है। और फिर जो मध्य लेयर होती है हमारी उसे हम सीमा कहते हैं, इसे हम बाद में देखेंगे। ओके, पहले हम देखें क्रस्ट के बारे में पढ़ रहे हैं तो इसको यही देखते हैं हम पहले। तो इस परत को हमने क्या कहा, लिथोस्फीयर भी कहा है, और साथ ही साथ हमने इसको क्या कहा है, सियाल भी कहा है। और इसकी कुछ विशेषताओं के बारे में देख लेते हैं। जो क्रस्ट होती है ना वो सबसे ठंडी परत होती है, क्योंकि ये ना वायुमंडल के संपर्क में होती है। क्यों, क्योंकि ये सबसे जो हमारा वायुमंडल होता है उसके एक तरीके से नज़दीक की लेयर होती है, इस वजह से कैसी परत होती है, बहुत ठंडी होती है। परंतु जैसे जैसे आप अंदर जाते रहते हैं, पृथ्वी के आंतरिक भागों में बढ़ते रहेंगे, तो वहाँ पे उतनी ही ज़्यादा क्या हो जाती है, गर्माहट आ जाती है। परंतु जो हमारी ये सबसे ऊपरी परत होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये सबसे बाहरी परत होती है, ऊपरी परत होती है, इस कारण से कैसी होती है, ये ठंडी होती है। और पृथ्वी का क्रस्ट 3 प्रकार की चट्टानों से बना होता है, आग्नेय, काइंक्रीट और अवसादी। इसका जो क्रस्ट होता है किस प्रकार की चट्टानों से बना होता है, आग्नेय, काइंक्रीट और अवसादी चट्टानें। मैं आपको इसमें एक्सप्लेन नहीं कर रही क्योंकि ये मतलब आपने 6th क्लास में भी पढ़ रखा है, वैसे फिर ये लेक्चर बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। आग्नेय चट्टानें होती है, काइंक्रीट चट्टानें होती है, अवसादी चट्टानें होती हैं। अब हम देखते हैं जो इसकी मध्य लेयर होती है, कौन सी, हमारी जो अर्थ की मध्य लेयर होती है, आंतरिक मतलब जो हमने क्रस्ट पढ़ा उसके बाद जो हमारी मध्य लेयर आएगी जिसे हम मेंटल कहते हैं। तो क्रस्ट के निचले भाग को ना मेंटल कहा जाता है। और जैसे मैंने आपको बताया कि क्रस्ट के क्या होता है, निचला भाग होता है, जैसे पहले क्रस्ट होती है, फिर उसके बाद मेंटल होता है, उसके बाद क्या होता है, कोर होता है। तो आप इसमें कंफ्यूज मत होना, इसको आपको सीक्वेंस में लर्न रखना है। और यह परत बाकी सभी परतों से क्या होती है, अधिक चौड़ी होती है। और मेंटल का निर्माण किससे हुआ है, मतलब सिलिकॉन और मैग्नीशियम से हुआ है। जैसे इसका निर्माण किससे होता है, सिलिका और एल्युमिनियम से हुआ था, ऐसे इसका निर्माण भी क्या हुआ है, सिलिका और मैग्नीशियम से हुआ है। और इस परत को हमने क्या कहा है, बायोस्फीयर से भी जाना जाता है। और इसे हमें ना सीमा नाम से भी कह देते हैं। जैसे हमने उसको किस नाम से बोला था, सियाल नाम से बोला था, तो इसे हम सीमा नाम से भी बोल देते हैं। नेक्स्ट है अपनी जो आंतरिक जो सबसे निचली परत होती है, जो सबसे निचली परत है हमारे अर्थ की, उसे हमने क्या कहा है, कोर कहा है। ये भाग मेंटल से नीचे तथा पृथ्वी के सबसे निचले अर्थ के केंद्र तक स्थित होता है। ओके, और ये पृथ्वी के है ना केंद्र को कोर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जो पृथ्वी का जो केंद्र भाग होता है, सबसे आंतरिक भाग होता है, उसे हमने क्या कहा है, कोर कहा है। और इससे क्या कहा जाता है, ये किस किस चट्टानों से मतलब किससे निर्माण किया जाता है, इसका होता है निकल और आयरन से। किसके, निकल और आयरन। Fe का मतलब होता है आयरन। आपने अगर केमिकल मतलब केमिस्ट्री पढ़ी होगी तो उसमें आपको पता होगा आयरन। इसे हम जो आपकी केमिकल लैंग्वेज होती है उसमें हम Fe लिखते हैं। ओके, तो इसलिए इसे क्या कहा है, नीफे। क्या कहा है, नीफे। इस परत को हम इसलिए क्या कहते हैं, नीफे परत भी कहा जाता है। और पृथ्वी के अंदर जाने पर तापमान और दबाव दोनों बढ़ते हैं, इसी वजह से ना पृथ्वी का कोर ठोस अवस्था में होता है। और साथ ही साथ है ना जो हमारी जो कोर जो निचली परत होती है ना, इस परत को हम क्या कहते हैं, बायोस्फीयर के नाम से भी जानते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था जो हमारी मध्य परत होती है उसे हमने किस नाम से जाना था, बायोस्फीयर। और साथ ही साथ सीमा, क्योंकि ये सिलिकॉन और मैग्नीशियम से बनी होती है। और जो हमारी क्रस्ट होती है उसको हमने बायोस्फीयर कहा था, लिथोस्फीयर कहा था। और ये हमारी किससे बनी होती है, सिलिका और एल्युमिनियम से बनी होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, सियाल नाम भी कहते हैं। ओके, तो आपको ये कंफ्यूजन बिल्कुल क्लियर हो चुकी होगी कि कैसी कैसी परतें। अब इनको हम इनके इस पर बोल देते हैं। जैसे कि अब सबसे ऊपरी परत हो गई जिसे हमने क्या कहा है, सियाल। फिर हमारी मध्य परत हो गई, और फिर ये जो हमारी नीफे है जो निकल और आयरन से बनी है उसे हमने क्या कहा है, ये निचली परत हम कह देते हैं। ओके, तो ये आपको पता चलेगा इस डायग्राम के थ्रू ईजिली। ओके, अब हम देखते हैं अब हमारा जो दूसरा घटक है, जो हमारे पर्यावरण का दूसरा घटक है वो कौन सा है, ये मैं आपको दिखाती हूँ, वायुमंडल। अब हम इसके बारे में देखेंगे कि वायुमंडल आखिर है क्या। ठीक है,
तो वायुमंडल तो आप बचपन से नेम सुनते आ रहे हैं कि वायुमंडल है क्या, जो हमारे आसपास का जो चारों तरफ का जो हमारा विभिन्न गैसों का जो आवरण होता है उसी तो हमने वायुमंडल का है। जो हमारे आसपास का जो वातावरण होता है उसे हम क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। जैसे मैंने आपको डेफिनेशन भी लिख रखी है कि पृथ्वी की चारों ओर विभिन्न गैसों अर्थात वायु की जो परत होती है इसे हमने क्या कहा है, इसी को हमने वायुमंडल कहा है। और वायुमंडल है ना मुख्यतः किससे बनी होती है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का बना होता है। और पृथ्वी के वायुमंडल में आप जानते हैं कि हमारे जो वायुमंडल है इसमें बहुत सी गैसें पाई जाती हैं, बहुत सारी मिश्रण वाली गैसें भी मिलती हैं। तो जो हमारी नाइट्रोजन होती है ये सबसे अत्यधिक पाई जाने वाली हमारी क्या है, हमारे वायुमंडल के अंदर गैसेज है। इसका हमारा 71% हमारे अर्थ के अंदर उपस्थित होता है। और फिर सेकेंड हमारी ऑक्सीजन, इसका कितना परसेंट है, 21% हमारे अर्थ में है। और जो बाकी अन्य गैसों को मिला अदर जो गैसेज होती हैं वो हमारी कितनी हैं, टोटल मिलाकर 1% है। और अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड को अलग करेंगे तो कुछ 0.004% होती है वो गैस। ओके, तो ये इसी टाइप से है। अब देखते हैं कि वायुमंडल के अंतर्गत है ना बहुत सारी परतें होती हैं। आप जैसे जैसे ऊपर जाएंगे जो हमारी ना परतें भी डिफरेंट होती रहती है। जैसे आप है ना वायुमंडल को ताप और अन्य घटकों के आधार पर ना 5 परतों में डिवाइडेबल करते हो। किस आधार पर, जो ताप होता है, और अदर बेसिस पे हम क्या करते हैं, इसको 5 लेयर्स में डिवाइड करते हैं। अब कौन कौन सी लेयर्स है हमारी, ये 5 लेयर्स हमने जो बचपन में हमने आपने ज्योग्राफी अगर पढ़ी होगी ना तो ये आपको बहुत ईजी ये सब्जेक्ट लगेगा, ज़्यादा डिफिकल्ट सब्जेक्ट नहीं होता, बहुत ईजी सब्जेक्ट होता है ये। जैसे हमारी जो पहली परत तो कौन सी है, सौरमंडल, जिसे हम ट्रोपोस्फेयर भी कहते हैं इंग्लिश में। हमने समतापमंडल सेकंड है जिसे हम स्ट्रेटोस्फेयर भी कहते हैं। थर्ड है हमारी मध्यमंडल जिसे हम मीसोस्फेयर कहते हैं। और फोर्थ तापमंडल या आयन मंडल जिसे हम आयनोस्फेयर, जैसे आयन तो आयनोस्फेयर, ब्रह्मंडल एक्सोस्फेयर। तो ये आपको पता चलेगा, मैंने इसलिए इंग्लिश में नेम लिख दिया था क्योंकि कई बच्चे ना इंग्लिश में इस टर्म्स को अच्छे से जानते हैं, तो जिससे कि ना उनको कन्फ्यूजन क्लियर नहीं होगी कि कन्फ्यूजन नहीं होगी कि सौरमंडल क्या है, सप्तापमंडल क्या है, मध्यमंडल क्या है, तापमंडल क्या है, आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं होगी। अब देखते हैं हम कि सौरमंडल आखिर है क्या। तो जो सौरमंडल होता है ना, आपको पता है कि जैसे हम मान लीजिए ये अर्थ हो गई, मतलब हमारी एक ये हो गई जो हमारी निचली परत होती है, मतलब मान लीजिए ये अर्थ हो गई कुछ टाइप से। ओके, अब हम जाएंगे ऊपर कम से कम 12 किलोमीटर तक अब जाएंगे ना, तो यहाँ पे हमारी जो इतनी जो वायुमंडल होता है ये कौन सा होता है, हमारा सौरमंडल होता है। फिर जैसे आप ऊपर जाएंगे 24 किलोमीटर के ऊपर, 12 किलोमीटर से ऊपर 50 किलोमीटर के अंतर्गत, तो ये हमारी सब तापमंडल हो जाते हैं। तो इसी टाइप से ना ऊपर जाते रहते हैं हम, तो ये हमारी क्या होती है, बहुत सारी मंडलों में डिवाइडेबल होती है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण परत होता है क्योंकि ना इसी परत के अंतर्गत आप देखेंगे कि जो हमारी मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं, चाहे बारिश ले लो आप, चाहे कुछ भी बिजली कड़कना, ये सभी घटनाएं किसके अंतर्गत होती है, जो हमारी सौरमंडल होती है इसी के उसमें होती है। हमारी जो वर्षा हो गई, कोहरा हो गया, ओलावृष्टि हो गई, आकाशीय बिजली आदि, इसलिए जो ये परत जो हमारी ये वायुमंडल जो होता है ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण परत बन जाती है। और हम इसी परत में सांस भी लेते हैं, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट परत होती है। नेक्स्ट है हमारी समतापमंडल। अब जैसे ये 12 किलोमीटर है धरती से लेकर, ये 12 किलोमीटर तक है। अब ये हमारी जो समतापमंडल है वो 12 किलोमीटर से कितने 50 किलोमीटर तक ये हमारी फैली हुई है, जो ये समतापमंडल है। ओके, तो इस मंडल की औसत ऊंचाई देखिए, मैंने आपको लिख भी रखा कि इसकी औसत ऊंचाई कितनी होती है, 12 से 50 किलोमीटर तक है। और वायुमंडल की इस परत में ना बादल या मौसम से संबंधित कोई घटना या प्राय घटित नहीं होती है। जैसे कि आपने देखा था कि जो सौरमंडल था इसके अंतर्गत क्या होती थी, बहुत सारी घटनाएं होती थी, वर्षा, बिजली कड़कना, कोहरा, ओलावृष्टि, जो हमारे बर्फ पड़ते हैं, तो ये सब किस मंडल में होती थी, ये सारी सौरमंडल में होती थी। परंतु जो समतापमंडल होता है इसके अंतर्गत ऐसी कोई भी घटनाएं नहीं होती। जो मौसम संबंधी घटनाएं ले लीजिए आप, या कोई सी भी अदर घटनाएं जैसे बादल कड़कना, बिजली कड़कना, बारिश होना, ये सब कोई घटनाएं नहीं होती। इसी कारण से ना जो आपके एरोप्लेन्स होते हैं ना वो इसी लेयर में क्या होते हैं, चलते हैं, इसी इसमें चलाया जाता है समतापमंडल में, क्योंकि यहाँ पे ना तो कोई मौसम संबंधी जो घटनाएं होती वो होती है जिसके कारण ना तो एरोप्लेन का जो बैलेंस होगा वो बिगड़ेगा और ये भी सही तरीके से चल पाएगा। तो इस कारण से समतापमंडल में ही क्या होते हैं, आपके एरोप्लेन्स को उड़ाया जाता है। और इस परत में ना ओजोन परत भी पाई जाती है, हमारी कौन सी, ओजोन परत भी पाई जाती है, जो कि सूर्य की आने वाली हानिकारक किरणों को रोकती है। कौन सी हानिकारक किरणें होती है, जो पराबैंगनी किरणें होती है, कौन सी, पराबैंगनी किरणें को आने से हमारी धरती तक रोकती है ओजोन परत। और आजकल आप देख भी रहे हैं कि ओजोन परत में बहुत ज़्यादा क्या हो रहे हैं, छिद्र पाए जा रहे हैं, जिसके कारण ये बहुत ज़्यादा हमारे लिए वो हानिकारक होते हैं, क्योंकि इससे क्या होता है, जो हमारी स्किन कैंसर होते हैं ना उसकी होने की बहुत ज़्यादा अत्यधिक संभावनाएं होती हैं। तो इस कारण से क्या है, ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट मंडल है जो आपका समताप मंडल है, ये बहुत ज़्यादा मेन रखता है आपके लिए। ओके, ऐसे ही मध्य मंडल हो गया, ये परत समताप मंडल के ऊपर 50 से क्या 80 किलोमीटर, जैसे कि आपका 12 किलोमीटर तक सौर मंडल था, फिर 12 से 50 तक कौन सा मंडल था, ये आपका समताप मंडल था, फिर
50 से 80 किलोमीटर तक कौन सा है, ये आपका मध्य मंडल है। तो यही जो इसी मंडल में क्या होता है ना कि जो भी उल्कापिंड अंतरिक्ष से धरती की ओर आते हैं ना, तो वो इस परत में क्या होते जाते हैं, आकर घर्षण के कारण जल जाते हैं। इसी में क्या हो जाता है, जो घर्षण होता है, जो आपका फ्रिक्शन होता है, उसके कारण क्या हो जाता है, मध्य मंडल के अंदर ही ये जो उल्कापिंड होते हैं वो जल जाते हैं। तो ये मंडल मध्य मंडल है। नेक्स्ट आपका फोर्थ मंडल जो है आयन मंडल, जिसे हम क्या कहते हैं, मैंने आपको इसका एक और नाम बताया था, हम इसको तापमंडल भी कहते हैं। क्या बोलते हैं हम, आयनोस्फीयर इंग्लिश में, आयन मंडल और तापमंडल भी कहते हैं। ओके, तो आप इसको ध्यान रखना। तो आयन मंडल के अंदर जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, जो आयन मंडल की जो औसत ऊंचाई होती है, पहले आप ये देख लीजिए कि 80 से 400 किलोमीटर होती है। और इसके अंतर्गत है ना, मान लीजिए कि जो भी रेडियो कम्युनिकेशन के लिए इसी पद का उपयोग किया जाता है, क्योंकि ना इसके अंतर्गत क्या होता है ना, मान लीजिए कि धरती पे कोई रेडियो बज रहा है, मान लीजिए, ठीक है, तो जो रेडियो की वेव्स होती है ना, वो इस मतलब ऊपर की तरफ जाएंगी। जब ये ऊपर तरफ जाती है ना, तो ये धरती पर मतलब वापस लौट के आ जाती है, क्योंकि इस मंडल के द्वारा ये टकरा कर क्या होती है ना कि धरती पर वापस आ जाती है। और इसी के कारण क्या होता है, जो आपके टीवी, मोबाइल्स, रडार आदि क्या करते हैं, वर्क करते हैं, इसी के थ्रू काम करते हैं, क्योंकि ये जो रेडियो वेव्स होती हैं वो प्रसारित की जाती हैं, और जब ये प्रसारित की जाती हैं तो ये आयन मंडल से टकरा कर क्या करती है, धरती पर वापस आ जाती है, जिस कारण से ये काम करते हैं रेडियो। ओके, तो आपको पता चल चुका होगा कि आयन मंडल का भी बहुत ज़्यादा यूजफुल है हमारी धरती में। नेक्स्ट आपका जो आखिरी मंडल है वो कौन सा है, आपका ब्रह्मंडल। कौन सा है, ब्रह्मंडल। अब पृथ्वी के वायुमंडल की परतों में सबसे बृहद परत है, इट मीन सबसे ऊपरी परत है। पहले क्या हो गया आपका शोभमंडल, कौन सा, शोभमंडल। फिर समताप मंडल, कौन सा, समताप मंडल। नेक्स्ट है आपका कौन सा, फिर मध्य मंडल होता है, फिर कौन सा, मध्य मंडल, और फिर आयन मंडल, और उसके बाद क्या कौन सा हमारा जो ब्रह्मंडल होता है, ये होते हैं। तो यही होता है कि जो हमारी जो बाहरी परत होती है ना, सबसे हमारी जो अर्थ वायुमंडल की जो परतों की जो सबसे बाहरी परत होती है पृथ्वी की, वो कौन सी होती है, ब्रह्मंडल। और इसकी जो ऊंचाई होती है वो 400 किलोमीटर तक ऊपर तक होती है, मतलब आप एंड तक मान लीजिए। ओके, और ये वायु की पतली परत होती है, और यहाँ हल्की गैसें जैसे हाइड्रोजन हो गई और हीलियम हो गई, ये गैसें क्या होती हैं, यहाँ पे विद्यमान होती हैं। तो आपको ये चीज़ पता चल गई। अब हम देखते हैं जो हमारी जो लेयर्स थी, जैसे हमने इसमें पढ़ा कि वायुमंडल है, स्थलमंडल है, जो पृथ्वी के जो हमारे घटक हैं, उसके अंदर हम क्या देखा, स्थलमंडल को देख लिया, फिर हमने वायुमंडल को भी देख लिया। अब हमारा कौन सा रह रहा है, जलमंडल और जैवमंडल। अब हम देखते हैं जैवमंडल, जलमंडल को, कि जलमंडल आखिर है क्या। तो जो जलमंडल होता है वो क्या होता है हमारा, जलमंडल से हमारा तात्पर्य होता है कि जल की उस परत से ना जो पृथ्वी की सतह पर सागर, महासागर, झील, नदियाँ और दूसरे जलाशय के रूप में क्या होती है, फैली हुई होती हैं। तो आपको पता चलेगा इसके नाम से, जैसे आपको पता चलता है जल मतलब जल की उस परत को कहते हैं जलमंडल। ओके, और जलमंडल में ही क्या होता है, जल का परिचरण होता है। अब संचरण का मतलब क्या है, जल का परिसंचरण मतलब आपने देख रखा है कि जो हमारा जो जल होता है, हमारी पृथ्वी पे जल है, मान लीजिए यहाँ पे तालाब है, तालाब से यहाँ पे सूरज की किरणें हैं, जब तालाब में से सूरज की किरणें क्या होती है, सूरज की किरणें पड़ती हैं, तो ये ताप बनकर क्या होती है, उड़ने लग जाती है। जो जल की जो क्वांटिटी होती है वो वाष्पन होना लग जाता है उसका, तो क्या होता है, वाष्पीकरण कहते हैं इसे हम। और वाष्पीकरण के द्वारा क्या होता है ना, जल वायुमंडल की निचली परतों में पहुंचता रहता है, और जलमंडल से ये ना वायुमंडल को क्या होती है, आर्द्रता प्राप्त होती है, क्योंकि जब हमारा जैसे तालाब का जो पानी है वो ऊपर बनकर भाप बनकर क्या होता है, वो ऊपर जाता रहता है, तो उससे क्या होता है, जो हमारा वायुमंडल है उसको भी क्या होती है, नमी प्राप्त होती है, जो कि क्या करता है, वो बादलों के निर्माण और वर्षा होना जलमंडल पर ही क्या करता है, मुख्य रूप से निर्भर करता है। जो हमारे जो बादलों का निर्माण होता है और जो वर्षा होती है वो किस पर डिपेंड है, वो सिर्फ जलमंडल पे ही डिपेंड है, क्योंकि इसी के अंतर्गत क्या होता है, जल का परिसंचरण होता है। जो जल हमारा वाष्प बन के ऊपर जाएगा भाप बनकर, फिर वो बादल बनेंगे, फिर बादल बन के जब बारिश होगी वापस, तो वो वापस जल उसमें आ जाएंगे, धरती पे स्थल पर आ जाएगा जल, फिर वो वापस ऐसी प्रक्रिया होती है। तो ये प्रक्रिया चलती रहती है, ये प्रक्रिया कभी रुकती नहीं, ये प्रक्रिया हमेशा चलती रहेगी, और ये वापस जो हमारा जल पहले भाप बनकर उड़ता है वो वापस हमारी धरती पर वापस लौट कर आ जाता है। तो इसी को क्या कहते हैं, हम जलमंडल कहते हैं, जैसे कि इसके नाम पे से ही आपको पता चल रहा है। नेक्स्ट हमारा जैवमंडल, ये हमारा सबसे आखिरी मंडल है, जो हमारे पर्यावरण के जो घटक में सबसे जो आखिरी मंडल है हमारा वो यही है, जो हमारे जो अब जैवमंडल क्या है, जो स्थलमंडल, वायुमंडल और जलमंडल का वह क्षेत्र जहाँ जीवन पाया जाता है, क्या कहा जाता है, जैवमंडल कहा जाता है। और जैवमंडल है ना जो जीवधारियों के जीवन का आधार है, और जैवमंडल का विशिष्ट लक्षण ये होता है ना कि यह जीवन को आधार प्रदान करती है, और पृथ्वी का वह भाग है ना जो जीवित प्राणियों और पेड़ पौधे के रहने के योग्य होता है। अब आपको पता चल गया इसका मतलब क्या है, जैवमंडल ऐसा मतलब मंडल है जहाँ पर क्या होता है, जीवन रहता है, और जीवित प्राणियों और जो पेड़ पौधे होते हैं उनके रहने योग्य क्या होती है, जगह होती है। जैसे हमारे जो स्थलमंडल, वायुमंडल और जलमंडल का वह क्षेत्र क्या है जहाँ पर जीवन पाया जाता है, उसे हमने क्या कहा है, जैवमंडल कहा है। और इसी मंडल को हम क्या कहते हैं, इकोस्फीयर भी क्या कहते हैं, इसको
क्या कहते हैं हम इसे, इकोस्फीयर भी कहा जाता है। ओके, तो इसी मंडल को कहा जाता है, जीव मंडल को। अब ये आपका जो मैंने जितनी भी आपके ये जो टर्म्स थी उनको क्लियर कर दिया कि पर्यावरण आखिर है क्या। पर्यावरण की फिर हमने परिभाषाएं देखी, क्या देखा हमने, इसकी परिभाषाएं देखी। फिर हमने देखा कि पर्यावरण के घटक क्या हैं। जो पर्यावरण के घटक थे कौन कौन से, 4 घटक थे, स्थलमंडल, वायुमंडल, जलमंडल और हमारा जो जीवमंडल था। और हमने इनको एक एक करके पढ़ा। हमने स्थलमंडल में क्या क्या पढ़ा था, हमने स्थलमंडल में पढ़ा था जो हमारी पृथ्वी की जो आंतरिक 3 लेयर होती है कौन कौन सी, जो क्रस्ट होती है और मेंटल होती है और कोर होती है, इन लेयर्स को पढ़ा। ऐसे ही फिर हमने वायुमंडल के अंतर्गत उनकी जो 5 लेयर्स होती है कौन कौन सी, 5 लेयर, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर और जो हमने मध्य मंडल, आयन मंडल और ब्रह्मंडल, इन सबको पढ़ा। तो ये सब हमने इस चीज़ के अंदर जानी थी। फिर जलमंडल और जैवमंडल। तो अगर ये अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें जिनको इसकी ज़रूरत है। और थैंक यू सो मच इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।